अस्सलाम वालेकुम और क्लास में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही आम एतराज़ पर बात करने वाले हैं। ये एतराज़ कायनात की फाइन ट्यूनिंग के नज़रिए पर किया जाता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई, जब हमारे पास मुशाहिदे के लिए सिर्फ एक ही कायनात है तो हम इसके डिज़ाइन या इसकी तख्लीक के बारे में कोई हतमी बात कैसे कर सकते हैं। देखें, ये एक बहुत ही आम एतराज़ है। लोग कहते हैं कि भई जब देखने के लिए कोई दूसरी कायनात है ही नहीं, तो आप उसके होने या ना होने के इम्कानात का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? इसको अदमे इम्कान का एतराज़ भी कहते हैं। आज हम इसी एतराज़ की गहराई में जाएंगे, इसका तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दलील वाकई इतनी मजबूत है जितनी ये पहली नज़र में लगती है? तो इससे पहले कि हम इसका कोई जवाब दें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि जो शख्स ये एतराज़ कर रहा है, यानी एक शकूक परस्त, उसका असल नुक्ता नज़र क्या है। जब वो कहते हैं कि इम्कानात का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, तो वो असल में किस किस्म के इम्कान की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो बात कर रहे हैं एक ख़ास किस्म के एहतिमाल की, जिसे हम कहते हैं रियाज़ियाती एहतिमाल, यानी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये वो एहतिमाल है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये तब काम आता है जब हमें किसी भी अमल के तमाम मुमकिना नताइज पहले से मालूम हों। चलें, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके हाथ में एक पासा है, एक डाइस। जब आप इसे फेंकते हैं तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक मालूम होता है कि क्या क्या आ सकता है ना। 1, 2, 3, 4, 5 या 6, कुल 6 मुमकिना नताइज हैं। तो अगर मैं पूछूं कि 3 आने का क्या इम्कान है, तो जवाब सीधा सा है 6 में से 1। ये बिल्कुल वाज़ेह है, काबिल हिसाब है। अब होता यह है कि शकूक परस्त इसी पासे वाली मंतिक को हमारी कायनात पर लागू करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको अपनी कायनात के वजूद में आने के इम्कानात का हिसाब लगाना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कुल कितनी कायनातें मुमकिन हैं। आपको दूसरी कायनातों का एक बहुत बड़ा मजमुआ चाहिए ताकि आप मवाजना कर सकें। लेकिन जाहिर है, हम ऐसा तो कर नहीं सकते, और इसीलिए वो ये नतीजा निकालते हैं कि इस मौजू पर कोई बात ही नहीं हो सकती। और सच पूछें तो एक लिहाज से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रियाजियाती एहतमाल की बात करें तो उनकी बात 100% दुरुस्त है। एक अकेली मिसाल से आप रियाजियाती इम्कानात का हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या ये पूरी कहानी है या बहस का सिर्फ एक रुख है? और यहीं पर हमारी गुफ्तगू का सबसे अहम मोड़ आता है, क्योंकि एहतमाल की एक और किस्म भी मौजूद है। एक ऐसे किस्म जिसे दरअसल हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं इल्मियाती एहतमाल, यानी एपिस्टेमिक प्रोबेबिलिटी। और ये एक ऐसा तसव्वुर है जो इस पूरी बहस का नक्शा ही बदल के रख देता है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत सादा। रियाजियाती एहतमाल का ताल्लुक तमाम मुमकिना नताइज जानने से है, जैसा कि पासे की मिसाल में था। लेकिन इल्मियाती एहतमाल का ताल्लुक इससे है कि हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर कोई बात कितनी माकूल लगती है। जब फ़िलासफ़ा या माहिरीन इलाहियात कायनात के डिज़ाइन पर बात करते हैं, तो वो इसी दूसरी किस्म के एहतमाल का हवाला दे रहे होते हैं। फ़लसफ़े की ज़ुबान में हम इसे इस तरह देखते हैं। ये एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। किसके दरमियान? एक मफरूज़े यानी हाइपोथेसिस, जिसे हम एच कह लेते हैं, और हमारे पास मौजूद सबूत यानी एविडेंस, जिसे हम ई कह लेते हैं। तो ये बस ये पूछने का एक इल्मी तरीका है कि भाई, हमारे पास जो सबूत ई हैं, उनको देखते हुए मफरूज़ा एच कितना काबिल कबूल लगता है। और इसका उसूल बहुत ही सीधा और ताकतवर है। जितना ज़्यादा और मजबूत सबूत यानी ई आपके पास किसी मफरूज़ा एच के हक में होगा, उतना ही ज़्यादा इम्कान होगा कि वो मफरूज़ा सच है। और ये कोई सिर्फ फ़लसफ़े की बात नहीं है। यही मंतिक अदालतों में, तारीख़ की तहकीक में और हमारी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़ैसलों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, मुझे मालूम है कि ये सब कुछ अभी भी थोड़ा सा नज़रियाती या एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा। तो चलें, इसको एक ऐसी मिसाल से समझते हैं जो हम सबको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आइए एक लम्हे के लिए एक जासूस बनते हैं और देखते हैं कि इल्मियाती एहतिमाल अमली ज़िंदगी में कैसे काम करता है। तो मंज़र कुछ यूं है। एक जुर्म की जगह है, एक तजुर्बेकार जासूस वहां पहुंचता है और उससे एक लाश मिलती है। अब उसका काम क्या है? जाहिर है, कातिल को ढूंढना। तो वो जासूस अपना काम कैसे शुरू करेगा? सबसे पहले वो एक मफरूज़ा बनाएगा, हमारा एच। वो कहता है, मुझे शक है कि ये काम बीवी का हो सकता है।
پھر وہ ثبوت جمع کرنا شروع کرتا ہے، ہمارا ای۔ اسے پتا چلتا ہے کہ بیوی کے پاس کوئی ایلیبائی نہیں ہے، یعنی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ جرم کے وقت کہاں تھی۔ اور تو اور قتل کے ہتھیار پر اسی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اب ان تمام ثبوتوں کی بنیاد پر وہ ایک عقلی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ذمہ دار وہی ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جاسوس کو یہ حساب لگانے کی ضرورت تھی کہ دنیا کے 8 ارب لوگوں میں سے ہر ایک کے قاتل ہونے کا ریاضیاتی امکان کیا ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے صرف ثبوتوں کو جوڑا اور اس نتیجے پر پہنچا جو سب سے زیادہ منطقی تھا۔ ٹھیک ہے، اب اسی جاسوس والی منطق کو ہم واپس کائنات کی فائن ٹیوننگ کی بحث پر لاگو کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جڑتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ موازنہ کتنا واضح ہے۔ ایک طرف جرم کا منظر ہے، دوسری طرف کائنات۔ جرم کے منظر میں تفتیش کار جاسوس ہے اور کائنات کے معاملے میں فلسفی یا ماہر الہیات۔ ثبوت وہاں انگلیوں کے نشانات تھے اور یہاں کائنات کے طبیعتی قوانین کی ناقابل یقین حد تک درستگی ہے۔ مفروضہ وہاں یہ تھا کہ بیوی مجرم ہے اور یہاں یہ ہے کہ کائنات ڈیزائن کی گئی ہے۔ منطق بالکل وہی ہے۔ تو اب ہم فائن ٹیوننگ کی دلیل کو علمیاتی احتمال کی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارا ثبوت یعنی ای کیا ہے؟ یہ کہ ہماری کائنات کے بنیادی قوانین زندگی کے وجود کے لیے حیران کن حد تک درست اور متوازن ہیں۔ ہمارا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ کہ اگر ان قوانین میں ذرا سا ایک بال برابر بھی فرق ہوتا تو زندگی کا وجود ممکن ہی نہ ہوتا۔ تو پھر عقلی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ یہ ثبوت یعنی کائنات کی یہ درستگی ڈیزائن کے مفروضے ایچ کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہے، اور ایک بار پھر یہ کوئی ریاضیاتی حساب نہیں ہے بلکہ ثبوتوں پر مبنی ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فائن ٹیوننگ کی دلیل کو اس بنیاد پر رد کرتا ہے کہ ہمارے پاس حساب لگانے کے لیے دوسری کائناتیں نہیں ہیں، تو وہ بنیادی طور پر احتمال کی غلط قسم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک فلسفیانہ دلیل پر ریاضیاتی پیمانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، فائن ٹیوننگ کی دلیل کبھی بھی ریاضی امکانات کے بارے میں تھی ہی نہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہمارے پاس جو ثبوت موجود ہیں ان کی روشنی میں کون سا نتیجہ سب سے زیادہ معقول اور قابل قبول ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک اچھا جاسوس ثبوتوں کی پیروی کرتا ہے۔ جو لوگ ریاضیاتی حساب کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے غلط میدان میں غلط کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر غور کیجیے گا۔ کیا ریاضیاتی اور علمیاتی احتمال کے درمیان اس اہم فرق کو سمجھنے کے بعد ایک ڈیزائن شدہ کائنات کے حق میں دیے جانے والے دلائل کے بارے میں آپ کے اپنے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔